चरित्र आप कितना दे सकते हैं? उनकी नगर रचना, उनकी टैक्सेशन की सिस्टम, उनकी उनकी शिक्षा की स्थिति, उनके प्रजावत्सलता के नमूने, उदाहरण कि कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। ये अगर हमने एक-एक चैप्टर किया, तो भी पॉजिटिवली अवेयर करो ना कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है। स्वतंत्र 1857 में वनवासी क्षेत्र के कितने लोगों ने उसमें भाग लिया। तो पूरे देश भर में ये 1857 का स्वातंत्र समर हुआ, सभी पूरे देश ने भाग लिया। वनवासी लोगों ने, ग्रामवासियों ने, एक ने पराक्रम किए, भाग लिया। एक के आप 4-4 पृष्ठ लिखेंगे। शूर वनवासी करके हमारी पाठावली में है एक। तो पूरा एक ग्रंथ भरकर जो 4 उसके भाग हैं, 2-2 पृष्ठों का उनका चरित्र है, चित्र और चरित्र। तो अब 192 पृष्ठ में कितने हुए? 48। 48 से 50 वनवासी लोगों के चरित्र हैं, जिन्होंने 1857 में के स्वातंत्र संग्राम में भाग लिया। तो ऐसा बताते जाएंगे तो स्वबोध ज्यादा जरूरी है। शत्रु बोध पता चल गया, चलो कि ये हमारे शत्रु है, हमारे शत्रु हैं, हम क्या करेंगे? बिदक कर घुस जाएंगे बिल में, डर कर, क्योंकि स्वबोध तो है नहीं। तो मैं समझती हूँ 80%, 90% स्वबोध, 10% शत्रुबोध। शत्रु को जानो, ये जरूरी है। अपने आप को जानो ना, कि हमारे हमारे मैंने अभी जैसे मैंने उस दिन आप थे ना कि ये यंत्र और विज्ञान के इसमें, और हम कहते हैं हमारे योग सूत्रों में, मैंने तो पूरे योग सूत्र 3-4 बार अभी सुन लिए। तो जो विभूति पाद है, समाधि से सिद्धियां, हमको 8 ही सिद्धियां मालूम है, परंतु उसमें शरीर के अंदर की रचना कैसी है, नक्षत्रों की गति कैसी है, नक्षत्रों की रचना कैसी है, आकाश गमन कैसे होता है, पानी के ऊपर कंटकों, जमीन से ऊपर कैसे चला जा सकता है कि ताकि कांटे न चुभे और जल पानी में डूब न जाए। ये सारी विद्याएं समाधि की समाधि के व्युत्थान से प्राप्त होती है सिद्धियां। तो फिर हमने ग्रहों की गति का ज्ञान और काल गणना और ये सब हमने बिना किसी यंत्र के सहारे समझ लिया यदि, तो ये सिद्धि नहीं है क्या? ये उपलब्धि नहीं है? एक पैसे का भी खर्च नहीं करना पड़ता है। और यदि आप मानो कि सिद्धि नहीं थी तो यंत्र थे, ऐसा मानो। तो यंत्र थे तो आज से अधिक पावरफुल थे। इतना यदि इतना मानो तो आपको उसे भावात्मकता या कल्पना, उस दिन तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुनीत जी जैसे लोगों ने भी ये सारी जो सिद्धियां हैं उसको भावात्मक अहोभाव जिसको कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों के प्रति, या भागवत के पुराणों के वर्णन में ये भावात्मक वर्णन है, ऐसा कहा। इसलिए मैंने खास वो विषय लिया कि विज्ञान ऐसा नहीं है और हम लोग भी ऐसे नहीं हैं। भावात्मकता में कल्पना विलास नहीं है कि हनुमान जी कैसे लंका से हिमालय जाकर वापस आए एक रात्रि में। अरे वो फिजिकली संभव है, फिजिकली संभव है। अगर आपके पास समाधि से प्राप्त सिद्धि है तो आकाश गमन हो सकता है, मन के वेग से जा सकते हैं। तो फिर ये विमान तो क्या है? अंतरिक्ष ज्ञान है, तारा व्यूह ज्ञान है। ये हो सकता है एक स्थान पर बैठकर। तो ये क्या, ये स्वबोध तो ये है।
कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, समाज व्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यंत्र निर्माण के क्षेत्र में क्या 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 हम कर सकते हैं। और फिर भी अरे 10,000 वर्ष तक एक देश जिंदा रहता है, यही तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि और उपलब्धि है। एक प्रजा का आयुष्य इतने दीर्घ काल तक हो सकता है, और 10,000 वर्ष तो हमारा ज्ञात इतिहास है। उसके पहले तो कितना भी होगा, हमें नहीं पता, इसलिए कुछ है नहीं ऐसा कहना, ये तो बुद्धिमानी कुल। तो ये इसलिए ना, ये हमारे सारे विद्वत जन है ना, एक पकड़ लिया, नहीं वो भी गलत नहीं है। हमें पता है कि उसका संबंध दूसरे किन किन आयामों के साथ है, वो फिर देखते ही नहीं। आंख पर दोनों तरफ लगा देते हैं ना, कि दाहिने बाएं देखे ही नहीं वो, और सीधा ही जाए। पता ही नहीं है, पहले पता नहीं, और फिर किसी ने पता किया तो भावात्मक कल्पना मान लो। मैंने वही अपने आप में हीनता बोध इतना है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पुराणों में लिखा है या वेद में लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कल्पना की बात है। अब भगवत गीता का विश्व रूप दर्शन है, उसको ये सामान्य लोग जो थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ पढ़ कर जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो विश्व रूप दर्शन को कैसे समझाएंगे। तो ऐसे ही कहेंगे कि मन की भावना के आगे सब ऐसा लगता है कि सब कुछ भगवान है, परंतु फिजिकली है नहीं। अब इसका क्या मतलब है, इनको तो उल्टा टांगना चाहिए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये पड़ा भरा है ना, मद भरा है ना, उसकी उल्टी करवा देना चाहिए पहले तो। जिसको कहते हैं ना, कोठा साफ करो माने अंदर का सारा जो है उसको साफ करो एक बार, फिर समझ में आएगा कि ये कितना विज्ञान है। अरे कवि है, ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता गुजराती कवि थे उमाशंकर जोशी। उन्होंने किसी बात की, भवभूति के उत्तरामचरित का ही उन्होंने अपावरण ऐसा करके, ज्ञान का अपावरण, तत्वम पूषण अपावृणु ऐसा करके स्तुति की है ना, ऐसा करके उसमें लिखा है कि वो जो लट्टू होता है, वो सबसे अधिक गति में होता है तब हमको स्थिर लगता है, जरा उसकी गति कम हुई कि वो घूमता हुआ दिखाई देता है। लट्टू घुमा कर देखा है ना। वो तो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं इसलिए। वो वो बहुत बड़ी फुटबॉल की गेंद पर यदि चींटी बैठ जाए तो उसे तो कुछ नहीं लगता, वो घूमता हुआ या कुछ भी हो, क्योंकि उसकी साइज इतनी उसके सामने नगण्य है, इतनी छोटी है कि उसको गति का एहसास ही नहीं होता। तो हम तो पृथ्वी पर चींटी से भी कम बैक्टीरिया जितना हमारा कदाचित होगा, तो इसलिए हमको वो नहीं अनुभव आता। हाँ, पूरा हमारा खगोल का वर्णन, जो भारतीय खगोल का वर्णन है या ज्योतिष का वर्णन है, वो पृथ्वी को केंद्र मानकर, पृथ्वी पर मनुष्य को केंद्र मान ही है। तो चक्रीय गति ही है, सर्वत्र गति चक्रीय ही है, एक रेखीय नहीं है। और वो मूर्ख कहते हैं लीनियर है। और हमारे वो जरशा आते हैं ना, वो भी पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का चौकोर आकार की है, ऐसा ही कहते हैं।
ये मानते हैं गति को। अब इनको तो जैनों को क्या कहा जाए? वो कहते हैं मैंने क्या की, वो जवाब नहीं दे सके। क्या जवाब नहीं दे सके? उन्होंने एक बात के आगे, पॉइंट के आगे छोड़ दिया, आपके साथ चर्चा करना ही बेकार है ऐसा करके, तो आप कहते हैं कि वो मुझे उत्तर नहीं दे सके। अभी कोई कहे कि रात के 9:30 बजे हैं, आप कितना भी समझाओ, नहीं भई, नहीं भई, ये प्रातः सुबह के 9:30 बजे हैं, फिर भी वो नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ताकि देखो मेरे प्रश्न का भी प्रतिवाद नहीं कर सके, उत्तर नहीं दे सके। ऐसे तो शास्त्रार्थ चलते हैं। ज़रा-सा अपने इसमें है ना, अधिजनन के संपादक, अधिजनन शास्त्र के संपादक। नहीं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अध्येता भी बहुत अच्छे हैं। पुनरुत्थान में पहले तो बहुत आते थे। 1-1 सप्ताह आकर रहते भी थे। अभी उन्होंने दूसरा अध्ययन शुरू किया है। ऐसे जैन हैं कि जो इसमें मानते हैं। चलो समय हो गया होगा।